नमस्कार प्यारे बच्चा लोग। आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्रॉप्स को शुरू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे पेडी क्रॉप को। पेडी क्रॉप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं क्रॉप्स में देखा जाए तो राइस और वीट से। तो वीट जो है काफ़ी लंबा जो है टॉपिक है, कह सकते हैं कि जो राइस है हमारा जो पेडी है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। लगभग इसमें 20 से 25 या 30 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और क्रॉप के साथ में आपको इंसेक्ट पेस्ट भी कवर करवाऊंगा ताकि आपका साथ में एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी भी हो जाए। क्योंकि पैथोलॉजी में बच्चा लोग सिर्फ डिजीज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो फंजीसाइड वगैरह से कम क्वेश्चन थे, लेकिन एंटोमोलॉजी से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से बहुत क्वेश्चन है और क्रॉप पेस्ट से कम क्वेश्चन रहते हैं। तो क्रॉप पेस्ट जो है, इंसेक्ट पेस्ट जो है वो अपन साथ में क्रॉप के साथ कवर करेंगे और बाकी जो है एंटोमोलॉजी अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे और पैथोलॉजी भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेडी हमने शुरू किया है तो इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, फिर एक पार्ट में आपका वीट कवर होगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंपाइल फार्म, जैसे कि मान लो उसके बाद हमारा राइस मतलब हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, बार्ले हो गया, इनको एक साथ अपन कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो है जल्दी जल्दी, नहीं तो क्रॉप करवाने में लगभग हम 25 से 30 क्रॉप करने वाले हैं तो 25 से 30 लेक्चर लग जाएंगे। इतना नहीं करना है हमको। मैं आपको बेहतरीन डिटेल में चीज़ें और एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें हम करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखो थोड़ी सी अभी दिक्कत चल रही है मेरे साथ, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो मेरा बेटा है 2 साल का है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब है। इस वजह से मुझे फ्रिक्वेंटली है ना बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। जैसे कि मैंने AFO की क्लासेस अभी रोक दी थी इसी वजह से, क्योंकि वो क्लास मुझे दिन में लेना पड़ती है 12 बजे के आसपास, तो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए। बाहर जाता हूँ, आता हूँ, फिर आपकी क्लास रात में रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपके लिए करता हूँ। तो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बट फिर भी आपकी क्लास में कंटिन्यू रख पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो मेरे लिए वो भी ज़रूरी है, आप लोग भी ज़रूरी हो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तो आगे बढ़ने वाली है नहीं। बच्चे के लिए मैं भी हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली पूरी लगी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से वो रिकवर हो जाएगा और हम फिर जो है क्लासेस और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं पेडी में वो सारी एक पॉइंट, एक बेसिक चीज़ कवर करेंगे जैसे क्वेश्चन बनता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें, ठीक। तो पेडी की जहाँ तक बात करें, इसको हम धान भी बोलते हैं, कई जगह राइस भी लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसकी क्या बात करेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूंगा, ठीक है। सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी के अंदर क्या आएगा बच्चों? सामान्य जानकारी के अंदर जो बेसिक चीज़ें जो आप लोग जानते भी हो कि इसकी बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, ये सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। सामान्य जानकारी में टोटल इस तरीके के टोटल 20 पॉइंट डिस्कस करूंगा। जैसे जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया, टाइप ऑफ कल्टीवेशन हो गया, सोइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके अंदर और पॉइंट है। जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी में सबसे पहले आएगा हमारा बॉटनिकल नेम। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, इसको आप सभी लोग जानते हो तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। क्या होता है इसका वानस्पतिक नाम? ओराइजा सटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सटाइवा इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक। हिंदी में लिखोगे तो ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी फैमिली, ठीक है। फैमिली मतलब परिवार या कुल आप बोल सकते हो, ठीक। इसका कुल क्या है, इसकी फैमिली क्या है? तो फैमिली इसकी बच्चा है पोएसी। क्या है? पोएसी हिंदी में लिखूंगा पोएसी। क्या लिखूंगा? पोएसी। और इसका पुराना नाम भी है बच्चा लोग। इसका पुराना नाम मतलब पोएसी को पहले क्या बोला जाता था? पोएसी को जो है पुराना जो ओल्ड इसकी नाम है उसका है ग्रेमिनी, ठीक है। मैंने अलग से आपको जनरल एग्रीकल्चर में भी कुछ फैमिली के नए नाम बताए थे। तो ग्रेमिनी जो है इसका पुराना नाम है, नया नाम जो है क्या है? पोएसी। ग्रेमिनी बोलूँ या इसको हम ग्रास ग्रेमिनी या इसको घास फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं? घास फैमिली भी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और बात करूं तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है? देखो ये सारी चीज़ें रटने वाली है। उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। दक्षिण ईस्ट मतलब पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का ओरिजिन है। कई बार इसका ओरिजिन जो है आपको कहाँ मिलता है? इंडो बर्मा भी मिलता है। क्या मिलता है?
इंडो बर्मा भी इसका ओरिजिन आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलता है? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा क्यों मिलता है कि जैसे हम अपने जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस करूंगा मैं कि जो वोविलोल आपने नाम सुना होगा, है ना, जो वेविलोन थे, इन्होंने जो क्या दिया था, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था। कितने? 8 सेंटर दिए थे ओरिजिन के। उसके अकॉर्डिंग जो है राइस का ओरिजिन इंडो बर्मा है। ठीक है, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, बाद में इनको बढ़ाकर 11 सेंटर ऑफ ओरिजिन कर दिए गए थे। वो हम जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। चेंज मतलब क्या है, अभी हम क्रॉप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इरीगेशन वाला पार्ट आपका एग्रोनॉमी में बचा है, वो इरीगेशन वाला पार्ट कवर करवाऊंगा। उसके बाद मेट्रोलॉजी कवर करवाएंगे। मेट्रोलॉजी कवर करवाने के बाद सीधे मैं आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और क्रॉप फिजियोलॉजी। ये वाला पार्ट हम पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद सोइल, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके जो टफ वाले सब्जेक्ट है, एंटोमोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आप पहले कर लो ताकि आप बार बार उसको रिवाइज करो तो जल्दी आपका काम हो जाए। ठीक है, तो एग्रोनॉमी जैसे हमारा कंप्लीट होगा, क्रॉप के बाद इरीगेशन कंप्लीट करेंगे, मेट्रोलॉजी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सीधे मैं आपको एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, क्रॉप फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, ये वाले पार्ट कवर करवाऊंगा ताकि आपका ये जो टफ वाला पार्ट है ये पहले कवर हो जाए। उसके बाद सोइल और हॉर्टिकल्चर वगैरह बाद में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो बर्मा आप बोल सकते हो। ओरिजिन के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात आती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसका क्या है? क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूं या गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है बच्चा? 2n = 24। ये क्या है? 2n = 24। अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर आपसे पूछ ले कि इसके राइस के बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है, आधार क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, आधार क्रोमोसोम नंबर पूछ ले तो वो क्या होगा? x = 12। ठीक है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि एसएडीओ के अंदर या आरईओ के अंदर जो पहले एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वीट का हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बताइए। वीट का हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बताइए। थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। मैं आपको ये जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे हेप्लॉइड होता है। ठीक है, जो गैमेट क्रोमोसोम नंबर क्या होता है और बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो मेरी जेनेटिक्स की मैराथन क्लास पढ़ी, उसको एक बार आप पूरा देख लोगे तो फिर क्लास लेने में मजा आएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्रॉप हमारी चल रही है, तो क्रॉप का भी एक मैराथन लेक्चर पढ़ा हुआ है, फील्ड क्रॉप का, वो बहुत ही डिटेल में है। बस उसमें सीरियल क्रॉप नहीं है, बाकी सारी क्रॉप है, तो उसको अच्छे से देख लो एक बार। उसके बाद ये क्लासेस लोगे ना तो मजा आ जाएगा पूरी क्लास करने में, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में ही पढ़ाया। वो पेड कोर्स वाला ही है जिसको मैंने मैराथन में कन्वर्ट किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हेप्लॉइड की बात आती है। हेप्लॉइड दो तरीके थे। हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछा था वीट का। ठीक है, हेप्लॉइड का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ n हो जाएगा। हेप्लॉइड का मतलब होता है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, क्या होता है? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। ये इसका कॉन्सेप्ट आप बाद में समझोगे जब मैं जेनेटिक्स बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा होता क्या है? 6n इक्वल टू होते हैं, है ना, 6n। हेक्साप्लॉइड होता है कितना? 42। हैप्लॉइड मतलब इसके आधे हो जाएंगे, इसका आधा हो जाएगा, तो 3n हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इसका 21 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा इसमें क्यों होता है? हैप्लॉइड का मतलब तो होता है कि सिर्फ n होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी और जो है ओलोपॉलीप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है, जिसके बारे में मैं आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग जब हम पढ़ेंगे उसमें बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि वीट का जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या है। नहीं तो हैप्लॉइड के नाम पे बच्चे क्या लगाते हैं? n = 7 लगा के आ जाते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे वीट का 21 होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 12। बच्चा लोग, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट हमारा 4 कंप्लीट होता है 5। इसमें एसएडीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था जीनोम का। ठीक है, राइस के जीनोम क्या होता है, जीनोम लेंथ क्या होती है। ठीक है, इसकी जीनोम लेंथ पूछी थी। ये सारा जेनेटिक्स वाला पार्ट है और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जीनोम लेंथ पूछी थी, जीनोम की लंबाई यहाँ पर पूछी थी राइस की, एसएडीओ के अंदर। किसमें? एसएडीओ जो पहले हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, उसमें। तो यहाँ पर जो जीनोम लेंथ होती है वो 0.43 GB होती है, GB। और अगर इसको हम MB में कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 430 MB। अब यहाँ पे GB का मतलब होता है गीगाबेस और MB का मतलब होता है मेगाबेस। ठीक है,
गीगाबेस और मेगाबेस, हिंदी में लिखो इंग्लिश में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको मैं पूरा आपको जीनोम वाला कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, बट राइस के साथ मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था। जीनोम लेंथ जो होती है वो 0.43 GB और 430 MB होती है। इस तरीके से वीट पढ़ाऊंगा, वीट में भी जीनोम लेंथ पढ़ेंगे, मेज में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइस की पूछी तो वीट की भी पूछी जा सकती है, मेज की भी पूछी जा सकती है। अब जीनोम लेंथ क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको जेनेटिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। कि जीनोम क्या होता है, गेमेट्स, एक क्रोमोसोम क्या होते हैं, बेसिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो अभी इसको आप फिलहाल याद कर लीजिए। जब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा उस समय मैं आपको पूरा इसका डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि ये पूरा लगभग 5-6 मिनट खाने वाला है, तो इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे इसे, तो यहाँ पर इसको दोबारा सा नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने समझा। इसके बाद जो चीज़ें आती है वो होती है इसका फ्रूट टाइप। इसके हम फ्रूट को क्या बोलते हैं, फल प्रकार को, फल प्रकार क्या है इसका, फल प्रकार, ठीक है। इसका जो फ्रूट टाइप है क्या है, राइस का जो फ्रूट टाइप होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस, ठीक है। इसका जो फ्रूट टाइप है वो कैरियोप्सिस है। क्लियर है। फल का प्रकार यहाँ पर बोला जाता है कि फल का प्रकार क्या होता है इसका, कैरियोप्सिस। और सीरियल क्रॉप में मात्र 2 क्रॉप ऐसी है जिसका जो फ्रूट प्रकार है वो कैरियोप्सिस है, ठीक है। सीरियल क्रॉप में मात्र 2 ही क्रॉप है जिनका फ्रूट प्रकार क्या है, कैरियोप्सिस है। तो राइस के साथ एक और है जिसका जो है कैरियोप्सिस होता है, वो है सोरगम, ठीक है। सोरगम जो है हमारी ज्वार जो है उसका भी क्या होता है, फ्रूट टाइप जो होता है, फल प्रकार जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। क्लियर बच्चा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में आपका आता है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस मतलब पुष्पक्रम, मतलब पुष्पक्रम का मतलब होता है यहाँ पर फूलों का क्रम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो आपका जो राइस है, राइस के अंदर जो फूल है या फ्लावर जो आते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। या हम बोल सकते हैं फूलों का गुच्छा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूलों का गुच्छा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्लावर आते हैं राइस की क्रॉप में या किसी भी क्रॉप में, उन फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम बोलते हैं पेनिकल। क्या बोलते हैं, राइस के इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पेनिकल। अब देखो होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा प्लांट है मान लो, तो यहाँ पर जो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये इस तरीके से होते हैं फ्लावर का गुच्छा इसके अंदर, ये ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं पेनिकल। जो फ्लावर्स आते हैं और इसी में क्या बनते हैं, ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो ये पेनिकल कहलाता है। मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से है, फूलों का गुच्छा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई। अब देन बात इन्फ्लोरेसेंस के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये किस टाइप का पदार्थ है, मतलब इसके डे टाइप की बात करें या फिर फोटो पीरियोडिज्म की बात करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फोटो पीरियोडिज्म की बात करूँ या प्रकाश दीप्तिकालिता, प्रकाश दीप्तिकालिता की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है ये, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब लघु दिवस पौधा, लघु दिवस पौधा, क्या बोलेंगे हिंदी में, लघु दिवस पौधा इसको बोलेंगे। देखो इसका याद रखने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, प्रकाश दीप्तिकालिता का मतलब होता है कि प्लांट्स के लिए जो डे लाइट है वो कितने समय मिल रही है। किसी को 10 से 12 घंटा मिलती है, किसी को 12 घंटा 14 से 16 घंटा मिलती है, उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप उसी समय बो सकते हो जिस समय दिन का जो टेम्परेचर होता है पूरी सीजन में वो लगभग क्या होना चाहिए, 12 घंटे से कम का जो है लाइट मिलना चाहिए। कुछ क्रॉप ऐसी है जिनको 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट की जरूरत होती है, तो वो सीजन उस हिसाब से जो है सीजन डिवाइड हो गए हैं। अब जैसे वीट की बात करें तो वीट को लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट कब मिलता है हमें, ज़्यादातर रबी सीजन में। क्यों, ज़्यादा लाइट अगर बात हम करें तो लॉन्ग डे प्लांट मतलब लाइट कब, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। आप देखोगे तो दिन हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलते हैं। अब रबी में बोलोगे सर ठंड के समय तो दिन छोटे होते हैं, बात दिन के समय की नहीं है, लाइट की बात है। तो आप जैसे ही जाओगे उधर फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास, तो वहाँ पर दिन जो है बड़े होने लगते हैं, ठीक है। उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। यहाँ पर जो फोटो पीरियोडिज्म की बात होती है वो फ्लावरिंग के सेंस में होती है, याद रखना। किसमें, फ्लावरिंग के समय, फूल आने वाली फूल अवस्था में,
फुल अवस्था के समय की बात होती है। नहीं तो आप बोलोगे सर ये शॉर्ट डे प्लांट है और व्हीट जो है, गेहूं जो है वो दीर्घ दिवस पौधा है, जो है लॉन्ग डे प्लांट है। तो कैसे? बात फ्लावर स्टेज की हो रही है। अब जैसे गेहूं की आप जो है सोइंग करते हो, हम गेहूं की बुआई करते हैं लगभग अक्टूबर नवंबर में, लगभग 15 नवंबर के आसपास, ठीक है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। तो उस समय तो आप बोलोगे सर ठंडी का समय है, दिन छोटे होते हैं। तो भाई मैं ग्रोथ स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो फोटोपीरियोडिज्म या प्रकाश दीप्तिकालिता की बात होती है वो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग के सेंस में बात होती है। और आप देखो कि गेहूं जब आप नवंबर में बो रहे हो तो फ्लावरिंग कब आती है? उधर फरवरी मार्च में आप चले जाओगे, वहां पर दिन जो है बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, दिन जो है बड़े होना शुरू हो जाते हैं। 15 मार्च या मार्च के एंडिंग में हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो लगभग मार्च का समय आ जाता है और दिन हमारे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। मतलब लाइट ज़्यादा चाहिए कब? एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग सेंस में बात हो रही है। नहीं तो जनरली हम पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ाता भी है कि भाई जो गेहूं में है लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, और जो चावल है, मतलब रबी जो फसलें हैं, रबी जितनी भी फसल है वो सब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। और खरीफ वाली जितनी भी है वो सारी शॉर्ट डे प्लांट है ना। और कुछ आपको अलग से याद करना पड़ता है डे न्यूट्रल वाली, जैसे टमाटर है, मक्का है ना, इस तरीके की जो डे न्यूट्रल होती है। सूरजमुखी है, डे न्यूट्रल है, मतलब वो हर सीजन में हो जाती है। उनको जो है दिन के प्रकाश से या लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो भी पढ़ाता है ना वो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि भैया लंबे दिन चाहिए, पर कब चाहिए भैया? क्योंकि आप जब सोइंग करते हो व्हीट की, या फिर आप यहाँ पर रबी सीजन में, खरीफ सीजन में धान की जब सोइंग करते हो जून जुलाई में, उस समय तो गर्मी भयंकर होती है। तो शॉर्ट डे कैसे हो जाएंगे? जून जुलाई में आप देखो दिन बड़े होते हैं। बात उस समय की नहीं है, बात फ्लावरिंग के समय की है। फ्लावरिंग के समय आपको छोटे दिन चाहिए। और फ्लावरिंग आप देखोगे तो कब आती है? इधर आप चले जाओगे अगस्त सितंबर के आसपास आपको मिलेगी फ्लावरिंग। तो उस समय तो दिन छोटे हो जाते हैं, डे लाइट कम हो जाती है, उस सेंस में। तो फ्लावरिंग के सेंस में यहाँ पर बात होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो शॉर्ट डे चाहिए। और याद रखने का सिंपल सा क्वेश्चन, जितनी भी खरीफ क्रॉप है, जितनी भी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, इनको चाहिए शॉर्ट डे, ठीक, शॉर्ट डे प्लांट है सारे। और जितनी भी रबी है, रबी की क्रॉप्स है, वो है लॉन्ग डे वाली, ठीक है, दीर्घ दिवस, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट। अब इसमें कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी अलग से, जैसे मैज, मक्का बोते कब है? मक्का किसी भी सीजन में बो सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में होता है। मतलब वो डे न्यूट्रल है, उसका प्रकाश से, दिन के प्रकाश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टमाटर में दिन के प्रभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सूरजमुखी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम डे न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब कि प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, मतलब प्रकाश का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, इसलिए आप जनरली आपने देखा होगा, जनरली मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ सीधा सा, अगर समझना हो तो क्या, कि अगर आपने देखा होगा कि जो हाईवे है ना, जो हाईवे होते हैं 4 लाइन्स होते हैं, 4 लाइन्स, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ बीच में क्या होते हैं? यहाँ पर वो लगा देते हैं प्लांट्स, ठीक, यहाँ पर वो प्लांट्स लगाते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो है डे न्यूट्रल प्लांट्स लगते हैं, जनरली डे न्यूट्रल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 24 घंटे लाइट मिलती है। यहाँ पर जो बीच में प्लांट लगाते हैं हाईवे 4 लाइन्स के बीच में या 8 लाइन के बीच में, यहाँ पर आपने देखा होगा या तो आपको फ्लावर दिखेंगे ही नहीं प्लांट के ऊपर, और फ्लावर दिख रहे हैं मतलब समझ जाना कि वो डे न्यूट्रल प्लांट है। ज़्यादातर आपको ऐसे फ्लावर प्लांट लगा देते हैं जो डे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे आपने मान लो ऐसे लगा दिए जिस पे प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है, या शॉर्ट डे लॉन्ग डे लगा दिया, तो उस पर क्या आएगा? फ्लावरिंग ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 24 घंटे लाइट मिलेगी, दिन में तो लाइट मिल रही है, और रात में पूरी रात जो है हाईवे चलता रहता है, तो गाड़ियों की लाइटें पूरी रात यहाँ पर चमकती रहती है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर 24 घंटे लाइट मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, जो है फ्लावरिंग जो है अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा या तो आपको मिलेगा डे न्यूट्रल प्लांट, या फिर अगर जो आपको या तो शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट अगर मिल गया तो उस पर फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वही कारण है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे लाइट मिल जाती है, जबकि जरूरत नहीं है 24 घंटे की, ठीक है। चलिए, तो ये फोटोपीरियोडिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। समय लगेगा बच्चों, लेकिन एक बार अगर चीज़ें आप समझ गए ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चीज़ें एक बार समझने की ज़रूरत है, और मेरा काम यही है कि चीज़ों को एक बार समझाना। क्रॉप जनरली बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है। क्रॉप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? भैया क्रॉप आप पढ़ लेना, जनरल एग्रोनॉमी हमने पढ़ा दिया, अब क्रॉप पढ़ लेना। लेकिन नहीं, क्रॉप भी पढ़ना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाकई में समझाने लायक होती है, बाकी ये सब चीज़ें रटने वाली, बोटनिकल वगैरह, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर 8वां पॉइंट फोटोपीरियोडिज्म। इसमें ये फोटोपीरियोडिज्म में भी इसको हम और क्या बोलते हैं? C3 प्लांट बोलते हैं। राइस को हम क्या बोलते हैं? C3 प्लांट, C3 पौधा इसको बोला जाता है। अब C3 पौधा इसको इसलिए बोला जाता है, ये कार्बन साइकिल के बेसिस पे, ठीक है,
यहाँ पर 3 कार्बन साइकिल होते हैं, मतलब इसके जो कार्बन साइकिल होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, मतलब क्रेब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल मतलब इसमें 3 कार्बन वाला जो है अणु होता है, इसके जो होते हैं साइकिल होते हैं, इसमें 3 कार्बन वाला जो है प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना केल्विन साइकिल में जहाँ 3 कार्बन वाला हमें मिलता है, कौन सा, फास्फोग्लिसरिक एसिड मिलता है, फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये क्रॉप फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ पर हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो ये राइस वो हमारा C3 प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है, और इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, याद रखना, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है। ये 8, 9 और ये 10। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब स्वपरागण पौधा, ठीक है, स्वपरागण पौधा है। स्वपरागण का मतलब क्या है बच्चा, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ये हमारा क्या है, मान लो ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इस पे हमारे पास क्या है, ये समझ लो, थोड़ा सा फ्लावर बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है हमारे पास, ये होता है स्टिग्मा, और इसमें रहते हैं यहाँ पर एंथर, ठीक है। फ्लावर भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको इंट्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ये होता है स्टिग्मा, वतिकाग्र बोलते हैं शायद इसको, वतिकाग्र बोला जाता है, जो भी है। और ये होते हैं एंथर, ये होता है मेल पार्ट, क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और ये जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, क्या होता है, ये मादा और ये नर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जब यहाँ से जो परागकण है वो सीधे कहाँ जाएंगे, इस पर, एक ही फ्लावर के, मतलब इसी फ्लावर के जो परागकण हैं, ठीक है, परागकण है मतलब पोलन ग्रेन है, इसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है परागकण है, परागकण ही बोलते हैं। परागकण जो है वो किसे जा रहे हैं, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और मान लो कोई दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर से परागकण दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा है, मतलब यहाँ पर इसी प्लांट के अंदर जो मेल परागकण है, इसी के स्टिग्मा, इसी के फीमेल पार्ट पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन में हम बात करें यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मतलब अलगाव दूरी, क्या बात करें, अलगाव दूरी की अगर मैं बात करूं, तो अलगाव दूरी क्या हो जाएगी, तो अलगाव दूरी 2 होती है। एक तो होता है फाउंडेशन, ठीक है, मतलब फाउंडेशन मतलब आधार बीज, फाउंडेशन सीट, और सर्टिफाइड सीट। हिंदी में मैं लिखूंगा, हिंदी में बोलेंगे इसको आधार बीज, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रमाणित बीज, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी रखते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड में, आपको पता होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेटेड में कम दूरी रखी जाती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, तो यहाँ पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना कम लेस रहती है। तो इसमें जो दूरी रखते हैं, फाउंडेशन में भी 3 रखते हैं और सर्टिफाइड में भी 3 रखते हैं, ठीक है, मीटर में, ठीक है। ये जो दूरी रखते हैं ये मीटर में रखते हैं, 3-3 मीटर। और जनरली जितनी भी सीरियल क्रॉप है उसमें 3-3 ही रखते हैं, याद रखना। सीरियल क्रॉप जितनी भी है, व्हीट है, अपना जो है बार्ले है, सोरगम है, उन इनमें क्या रखते हैं, 3-3 मीटर रखते हैं। सोरगम में नहीं, सोरगम तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में आ जाता है। तो ये याद रखना, सेल्फ पॉलिनेटेड में फाउंडेशन और सर्टिफाइड की दूरी जो है 3-3 मीटर यहाँ पर रखी जाती है। क्लियर है, ये आइसोलेशन डिस्टेंस भी हमने समझा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप देखोगे, पॉइंट नंबर 12-13 जो भी है, 12, यहाँ पे आपने देखा होगा कि एरोमा जो आता है, एरोमा जो खुशबू आती है, ठीक है, खुशबू जो आती है इसमें राइस के अंदर, एरोमा, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, तो इसमें जो खुशबू आती है वो आती है डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन, डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन, मैं सब लिख सकता हूँ, डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन। डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन इस रसायन की वजह से, इस कंटेंट की वजह से जो है राइस के अंदर हमें खुशबू मिलती है, ठीक है, खुशबू हमें मिलती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट आप देखोगे 30 नंबर, इसमें मैं बात करता हूँ टेस्ट वेट की, टेस्ट वेट,
ठीक है, मतलब परीक्षण भार हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परीक्षण भार। तो राइस का जो परीक्षण भार क्या होता है, सबसे पहले समझो परीक्षण भार होता क्या है। याद यहाँ पर चीजें यही समझनी है, परीक्षण भार मतलब परीक्षण भार होता क्या है, टेस्ट वेट होता क्या है। तो टेस्ट वेट होता है वेट ऑफ 1000 ग्रेन। क्या होता है, वेट ऑफ 1000 ग्रेन, 1000 दानों का वजन। क्या लिखोगे, 1000 दानों का वजन। 1000 दानों का वजन को हम टेस्ट वेट बोलते हैं। लेकिन टेस्ट वेट करते क्यों हैं ये तो पता होना चाहिए। 1000 दानों का वजन हम ले रहे हैं, पर क्यों ले रहे हैं भैया, इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्वालिटी ऑफ ग्रेन, क्वालिटी ऑफ ग्रेन या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, गुणवत्ता के लिए। ठीक है, गुणवत्ता के लिए टेस्ट वेट करते हैं, टेस्ट वेट किया जाता है। मान लो ऐसे हमने बोला कि राइस का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। ठीक है, 25 ग्राम। और बासमती का जो होता है, बासमती का जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। ठीक, अब ये एक स्टैंडर्ड जो है सेट कर दिया, कि राइस का जो है टेस्ट वेट अगर 25 आता है और बासमती राइस का 21 आता है, मतलब वो राइस की जो क्वालिटी है, वो जो धान की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाएगी। ये स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर दिया टेस्ट वेट्स के थ्रू। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पर प्रोडक्शन लिया राइस का, आपके खेत पे मान लो क्या होता है, आपके घर पे धान की खेती होती है, आपने यहाँ पे प्रोडक्शन लिया और आप मार्केट में बेचने के लिए ले गए, या आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हमारे गेहूं की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, वो टेस्ट वेट से आप पता कर सकते हो। ठीक, आप मार्केट ले गए, वहां पर क्या किया, उस व्यापारी ने किया कि भैया एक काम करो, आप पहले हम टेस्ट वेट कर लेते हैं आपकी ग्रेन की क्वालिटी कैसी क्या है उसमें, और ये ग्रेन 25 ग्राम जो अगर आता है, मान लो 24 ग्राम आ गया, 23 ग्राम आ गया, मतलब आपकी ग्रेन की क्वालिटी अच्छी है, आपका ग्रेन जो है का जो वेट है वो अच्छा है, जो स्टैंडर्ड है टेस्ट वेट का उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मतलब आपकी ग्रेन की क्वालिटी ठीक मानी जाएगी। ठीक है, क्वालिटी चेक करने के लिए टेस्ट वेट किया जाता है। अगर मान लो आपको वहाँ पर जो टेस्ट वेट 1000 दानों का मान लो 10 ग्राम या 20 ग्राम या 40 ग्राम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपकी ग्रेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ तो उसमें दिक्कत है। तो टेस्ट वेट का मतलब ही यही है कि क्वालिटी ऑफ ग्रेन, दानों का जो गुणवत्ता है वो चेक करने के लिए किया जाता है, और 1000 दानों का वजन लिया जाता है। और एक और बताओ यहाँ पर, जिसको सीड इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। ये 100 दानों का वेट होता है, वेट ऑफ 100 ग्रेन, वेट ऑफ 100 ग्रेन को सीड इंडेक्स बोलते हैं। सीड टेक भी पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर हम सीड टेक का भी लेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि टेक वगैरह वहाँ से पूछे जाते हैं, वहाँ पर हम जितनी भी ये बेसिक चीज़ें सब कवर करेंगे। आपको आइसोलेशन डिस्टेंस वहाँ पे दोबारा से पढ़ाऊंगा, टेस्ट वेट दोबारा से पढ़ाऊंगा, अलग अलग क्रॉप का टेस्ट वेट एक साथ पढ़ाऊंगा। देन फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी पढ़ेंगे सीड से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप समझ गए कि टेस्ट वेट करते क्यों है और कितना होता है राइस के अंदर, 25 ग्राम नॉर्मली, और बासमती का होता है 21 ग्राम। 1000 दानों का वजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये बेसिक में हमने कितने सारे पॉइंट, लगभग 12-13 पॉइंट डिस्कस किए। और क्या पॉइंट हो सकता है, हाँ देखो, पॉइंट नंबर 13 होगा, 14, पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो राइस का जो स्टेम होता है, ठीक है, पेडी का जो स्टेम होता है, इसके स्टेम को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके स्टेम को, इसके जो तना होता है, इसके तने को क्या कहा जाता है, इसके तने को कहा जाता है कल्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाँ कल्म बोला जाता है। ठीक है, कल्म या हल्म, इसको टर्म्स नाम दिए गए हैं, ये बोला जाता है। ठीक है, क्लम बोला जाता है या हल्म बोला जाता है। ठीक, राइस के स्टेम को कल्म या हल्म इसको बोला जाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, एक होता है हल। ठीक है, हल, इसका मतलब क्या है, इसको मतलब होता है कि जो लेमा और पेलिया है, लेमा प्लस पेलिया, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हल। अब समझना बात में कि लेमा और पेलिया क्या होता है। ये अगर मैं बात करूं तो ये एक थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर क्या है, ये मैंने बनाया इसका, ठीक, ये मान लो सीट का अंदर का वाला पार्ट है, ये मैंने ठीक, ये अंदर क्या है, ये है ग्रेन। ठीक, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका लेमा।
ठीक, और ये वाला पार्ट कहता है पेलिया। ठीक है, लेमा और पेलिया। ठीक, मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, छिलके हैं, ग्लूम्स है। क्या है ये, ग्लूम है, छिलका। जो छिलका होता है ना राइस के अंदर, ये इधर वाला छिलका है, इधर वाला, दो छिलके मिलकर इसको अंदर इनक्लोज रखते हैं, एक घेरे हुए रखते हैं। जो राइस का ग्रेन है उसके ऊपर कवर रहते हैं, दो छिलके होते हैं, एक छिलकों को लेमा बोलते हैं, एक छिलकों को पीलिया बोलते हैं। तो जब लेमा और छिलका ये दोनों आपस में उस ग्रेन को अच्छे से अंदर बंद करके रखते हैं, तो इन लेमा और पीलिया दोनों को हम हल बोलते हैं। मतलब ये क्या है, हल है, ऊपर दो छिलके लेमा और पेलिया है, ये दो छिलके हैं जो उस ग्रेन को ऊपर कवर करके रखते हैं। इन दोनों छिलके को, एक को लेमा बोलते हैं, एक पेलिया बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर इसको हल बोला जाता है। ठीक है, और इसको अलग करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, हल को निकालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, हलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, हलिंग। क्या कहलाती है, हलिंग कहलाती है। और इसके लिए यूज करते हैं हम क्या, हलर। इसको हलर कहते हैं। और हलिंग परसेंटेज कितना होता है राइस में, 65%, मतलब 2/3 जो होता है वो हलिंग होता है। मतलब इसको छिलके को निकालना, अब सीधी सी बात है, हमें ग्रेन चाहिए, हम छिलके को निकाल देंगे, तो छिलकों को निकालने की प्रोसेस हलिंग कहलाती है। और ये हल, छिलके जो होते हैं, एक को लेमा बोलते हैं, एक पेलिया बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं, हल कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक का मामला आपका क्लियर है। 65% जो है हलिंग परसेंटेज होता है राइस के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमने 15-20 पॉइंट्स जो पढ़े हैं, ये बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस यहाँ पर की। ये तो एक ही पॉइंट डिस्कस किया हमने। दूसरा जो पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है वो आता है स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज, या स्पीसीज हम बोल सकते हैं, स्पीसीज या प्रजाति, प्रजातियां। तो राइस की टोटल जो स्पीसीज है, राइस की जो टोटल स्पीसीज है वो कितनी है, 24। कितनी है यहाँ पर, 24 स्पीसीज यहाँ पर है। 24 क्या है, प्रजातियां हैं। ठीक है, कितनी है, 24 यहाँ पर प्रजातियां हैं। अब इन 24 प्रजातियां में केवल 2 स्पीसीज जो है कल्टीवेबल है। ठीक है, 2 का हम कल्टीवेशन यहाँ पर करते हैं। याद रखना, इन 24 में से जो है कल्टीवेशन जो होता है, कल्टीवेशन जो होता है या खेती जो होती है, कल्टीवेशन या खेती जो होती है वो सिर्फ 2 स्पीसीज की होती है। एक हमारा ओराइजा सटाइवा और एक होता है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है, एक होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक, ओराइजा सटाइवा, और एक होगा ओराइजा ग्लेबेरिमा। इन 2 की जो है खेती की जाती है। 24 में से, टोटल 24 है, 24 में से 2 पर ही कल्टीवेशन किया जाता है। ये जनरली हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, एशिया के अंदर आप बोल सकते हो, भारत के अंदर, और इसकी जो खेती की जाती है वो अफ्रीका के अंदर। याद रखना, ठीक है, कहाँ पर, इसकी अफ्रीका में करते हैं और इसकी भारत के अंदर करते हैं, ओराइजा सटाइवा। और साइंटिस्टों का ये मानना है या रिसर्च में ये पाया गया कि ओराइजा सटाइवा है, इसकी एक वैरायटी है 24 में से, ओराइजा निवोरा। क्या, ओराइजा निवोरा, ओराइजा निवोरा, इसी से ये बनी है, इसी से क्या हुई है, इवॉल्व हुई है या डेवलप्ड हुई है, इसी से विकसित की गई है। कौन सी, ओराइजा सटाइवा। याद रखना, ओराइजा निवोरा से ही 24 में से एक वैरायटी है, स्पीसीज है ओराइजा निवोरा, ओराइजा निवोरा से ही ओराइजा सटाइवा यहाँ पर बनी है। क्लियर है। अब इस ओराइजा सटाइवा की 3 स्पीसीज है, 3 सब स्पीसीज है। ठीक, हमने क्या पढ़ा, इस ओराइजा सटाइवा का भी 3 स्पीसीज है। अभी हमने यहाँ पर देखा, एक स्पीसीज हमारी ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा। अब इस ओराइजा सटाइवा की भी सब स्पीसीज है, उप प्रजाति। इसकी क्या है, सब स्पीसीज, उप प्रजातियां हैं। कितनी उप प्रजातियां हैं इसकी, तो इसकी 3 सब स्पीसीज है। 3 सब स्पीसीज कौन कौन सी बच्चा लोग, एक है इसकी सब स्पीसीज ओराइजा सटाइवा इंडिका। ठीक है, ओराइजा सटाइवा इंडिका, क्या है, इंडिका। ठीक, एक है आपकी ओराइजा सटाइवा जेपोनिका, क्या है, जेपोनिका। और एक है ओराइजा सटाइवा जावानिका। ठीक है, ओराइजा सटाइवा जावानिका, ये 3 इसकी ओराइजा सटाइवा की सब स्पीसीज है। तो ओराइजा सटाइवा इंडिका नाम से ही मतलब है ये कहाँ पर होती है, इंडिया के अंदर।
ठीक है, इंडिया के अंदर। और इसको और क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल राइस, इसको ट्रॉपिकल राइस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल राइस। इतना तो आप समझते हो ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, उष्ण होता है, उपोष्ण होता है और शीतोष्ण होता है, तो इसको उष्ण राइस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उष्ण, उष्ण धान या उष्ण चावल आप बोल सकते हो। ठीक, ये जो है जेपोनिका, जेपोनिका जो है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में आता है, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, उपोष्ण या शीतोष्ण, इसको हम बोलेंगे उपोष्ण या इसको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण उसमें होता है। और ये मेनली कहाँ का है, तो ये जापान का, कहाँ पर है, ये जापान में। इसकी एक खासियत है, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इसकी खासियत क्या है, कि लोजिंग रेजिस्टेंस है। क्या है ये, लोजिंग रेसिस्टेंस है, गिरने के प्रति प्रतिरोध है, गिरने के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, गिरती नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो स्टेम्स होता है या रूट्स होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से आसानी से ये इसमें लॉजिंग नहीं होती, गिरती नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात करें, इसको ब्लू राइस बोलते हैं, याद रखना। जापानी को क्या बोला जाता है, ब्लू राइस, नीला चावल इसको बोला जाता है, नीला चावल इसको बोला जाता है, याद रखना। किसको, जापानिका को। क्लियर है। यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी जावानिका की, तो इसको वाइल्ड राइस, जंगली चावल या बालू राइस बोला जाता है, बालू राइस इसको बोला जाता है, याद रखना। जंगली चावल या बालू राइस इसको बोला जाता है। और ये जनरली कहाँ मिलेगा आपको, इंडोनेशिया, कहाँ मिलेगा, इंडोनेशिया में इसकी जो है कल्टीवेशन होता है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्रोडक्टिविटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, प्रोडक्टिविटी मतलब उपज, उपज। ठीक, तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी बच्चा सबसे ज़्यादा होती है वो जेपोनिका की है, जेपोनिका की। उसके बाद होती है जावानिका की, जावानिका। उसके बाद होती है इंडिका की। मतलब हम जो लेते हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, तो जो जेपोनिका है इसकी जो है सबसे ज़्यादा है, जावानिका की कम है और इंडिका की सबसे कम प्रोडक्टिविटी देखी गई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर प्रोडक्टिविटी है क्या। बच्चा लोग हमने पढ़ा है, एक होता है प्रोडक्शन, ठीक, उत्पादन, और एक होता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब उपज। ठीक, प्रोडक्शन का मतलब होता है ये आपको, इसमें आप क्विंटल पर हेक्टेयर में आप मेज़र करते हो, क्विंटल पर हेक्टेयर मेज़र करते हो। इसको आप जो है मेज़र करते हो केजी पर हेक्टेयर में, केजी पर हेक्टेयर में। ठीक, यहाँ का मतलब होता है प्रोडक्शन। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन रहा। लेकिन आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे अगर टोटल प्रोडक्टिविटी पूछा जाए, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितनी यहाँ पर क्षमता इसकी है उपज की, उपज की कितनी यहाँ पर क्षमता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे मैं पूछूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बताओ आप कितने घंटा पढ़ लेते हो, यही है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बताओ आप कितने घंटा पढ़ लेते हो। तो आप बोलोगे सर मैं 10 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, 12 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है। अब मैं पूछूं आपका प्रोडक्शन कितना है, तो आप बोलोगे कि सर मैं जो है मतलब एवरेजन 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, ये आपका प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कि आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, ये आपका प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्टिविटी मतलब कि मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, डेट इज मीन्स ये मेरी प्रोडक्टिविटी है, मेरी उपज है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही बात, इसको केजी में मेजर करते हैं कि इतना यहाँ पर जो है जो प्रोडक्टिविटी है को हमेशा केजी पर हेक्टेयर मेजर करते हैं, प्रोडक्शन को क्विंटल पर हेक्टेयर में यहाँ पर मेजर करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है बस। ठीक, तो ये हमने समझा प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इसमें जेपोनिका जावानिका की यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आज हमने डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट मतलब जलवायु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इस वजह से इसमें हमें टाइम लगेगा। 2 पार्ट में इसको हम इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और यहाँ से चीज़ें किसी भी पार्ट से पूछी जा सकती है। ठीक है, क्लाइमेट जलवायु की बात करें तो राइस में किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए। राइस में क्लाइमेट चाहिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये
बारिश की फसल है, जून जुलाई में होती है, बारिश में समय आपको चाहिए जून जुलाई के आसपास टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, हॉट होता है, देन जो बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ऑब्वियसली बात है, जो खरीफ की क्रॉप है उसमें। मतलब हम बोल सकते हैं गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु? गर्म और आर्द्र जलवायु उसके लिए सूटेबल है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया। टेम्परेचर की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्लाइमेट का ही पार्ट है। तापमान की अगर मैं बात करूँ तो तापमान कितना चाहिए, तो याद रखना यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उच्च तापमान की अगर मैं बात करूँ, उच्च तापमान, ठीक, तो ये चाहिए कितना, लगभग 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 20 से 35 भी लिख सकते हो, ठीक है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसको चाहिए उच्च तापमान, मतलब ये इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना लगेगा, ठीक है। तो अब बताओ फ्लावरिंग के समय कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको पूछा जाता है कि फ्लावरिंग के समय या पुष्पन के समय टेम्परेचर कितना चाहिए, तो वो चाहिए 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेल्सियस। राउंड फिगर में इसको आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस याद रख सकते हो, ठीक है, राउंड फिगर में। और ये तो हो गया फ्लावरिंग के समय। अब बताओ मैच्योरिटी के समय या परिपक्वन के समय कितना टेम्परेचर चाहिए। परिपक्वन के समय इसमें चाहिए 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला ऑप्टिमम 21 से 37, फ्लावरिंग के समय लगभग 25 से 30। हम क्रॉप लगाते हैं जून जुलाई में, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। जर्मिनेशन के समय कितना टेम्परेचर, मतलब जून जुलाई में इसकी शोइंग करते हैं, तो ये हालांकि ये तो भारत में तीनों सीजन में हो जाती है, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो तीनों सीजन में हो जाती है, पर मेन ये खरीफ क्रॉप है। तो आप देखोगे कि लास्ट में परिपक्वन के समय टेम्परेचर 20 से 25 हो गया, तो जब ये फसल पकती है, पकते समय देखो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ठंडी वाले सीजन में पहुँच जाते हैं। अगस्त सितंबर के आसपास जो है ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है परिपक्वन के समय जो है टेम्परेचर कम चाहिएगा। स्टार्टिंग में फ्लावरिंग के समय थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा, जर्मिनेशन के समय और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा टेम्परेचर। लेकिन यहाँ टेम्परेचर से एक चीज़ आपको समझनी है, हमने बोला यहाँ पर कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 21 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर कंडीशंस आती है कुछ, अगर जो है टेम्परेचर तापमान जो है वो क्या हो जाए, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 20 से अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन में बताता हूँ कि अगर तापमान जो है वो अगर 12 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यही रेंज है हमारे पास 21 से 37, तो 20 से कम हो गया, 12 से कम हो गया, 37 से कम होगा तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर 20 से कम होता है तो इनपरफेक्ट फिलिंग मतलब क्या है, जो दाने हैं वो दाने जो है सही से नहीं भर पाएंगे, दाने सही, मतलब इस क्या बोल सकते हैं इसको, इनपरफेक्ट मतलब बोल सकते हैं अनियमित भरण होगा। अनियमित भरण मतलब कि जो दाने हैं वो सही से नहीं भर पाएंगे, अनियमित भरण होगा, जो दाने हैं प्रॉपर नहीं होगा, किसी में दाना होगा किसी में नहीं होगा, कोई खाली रह जाएगा, इसका जो पेनिकल है वो। अगर 12 से कम हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्टेरिलिटी हो जाएगी, मतलब पूर्णतः बांझपन आ जाएगा, ठीक है, मतलब दाने बनेंगे ही नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, पोलिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, और ये किस टाइम पे ज़्यादा हो जाए, ब्लूमिंग टाइम पर, याद रखना, ब्लूमिंग टाइम मतलब जो हमारा फ्लावरिंग टाइम होता है, फ्लावरिंग टाइम के बाद जो ब्लूम पर होता है, जो हमारी राइस जिसमें कल्ले निकल जाते हैं, फ्लावरिंग आ जाती है, दाने बनना शुरू होने लगते हैं, एट द टाइम ऑफ ब्लूमिंग, ठीक है, मतलब जो मैच्योरिटी से पहले वाली कंडीशन फ्लावरिंग टाइम पे। अगर वहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, ब्रंट मतलब जो परागकण जो है वो जल जाते हैं, परागकण क्या होंगे, जल जाएंगे, जिससे क्या होगा, परागकण जल जाएंगे तो पॉलिनेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या, पोलन ग्रेन जलेंगे तो क्या होगा, जो पॉलिनेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या पॉलिनेशन होगा ही नहीं,
ठीक है, पोलिनेशन जो है रुक जाएगा या पोलिनेशन जो है कम हो जाएगा, जिससे क्या है दाने नहीं बनेंगे। सीधी सी बात है, जब दाने नहीं बनेंगे क्या होगा, हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या होगा, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। तो बच्चा लोग ये जो राइस वाला पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। और एक बार हमारा क्रॉप हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट हमें डिस्कस करना है। बाकी क्रॉप में जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता है चीज़ें तो जल्दी कवर होगी। एक राइस और व्हीट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी सारी क्रॉप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें इतना हमें डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। इसके बाद हम सोइल वगैरह सारा इसमें डिस्कस करेंगे, वेराइटीज़ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मतलब लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं अकेली राइस क्रॉप से, लगभग 100 क्वेश्चन। तो हमें वो सारे कवर करना है, ठीक है। चलिए, आपको जब मैं PDF दूंगा ना, उसमें आपको लगभग 40-50 पॉइंट IMP पॉइंट मिल जाएंगे इस क्रॉप के लास्ट में। 40-50 IMP पॉइंट मैंने निकाल रखे हैं। वो IMP पॉइंट आप पढ़ लोगे ना तो आपके क्वेश्चंस पूरे बन जाएंगे। इसी क्रॉप में से मैंने वहाँ से समरी निकाली हुई है। जब राइस क्रॉप की PDF आपके साथ शेयर करूँगा, 40-50 पॉइंट आपको मिलेंगे, जो इस क्रॉप का पूरी समरी मैंने निकाली हुई है, ठीक है। तो बच्चा लोग, यही आपसे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और बहुत मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में आगे और काम कर रहे हैं। और ये आपका जो कोर्स है वो डेफिनेटली है, मैं इसको पूरा करवाऊंगा किसी भी हालत में और टाइम से पहले कवर करवाऊंगा। और जैसा हमें अभी पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ वैसे ही पढ़ के पूरा कोर्स करवाएंगे, ऐसे हवाबाजी में काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।